Hello and welcome to our channel Tattvabodh. My name is Akash and I have completed my graduation and masters in English language and literature from Banaras Hindu University. इस वीडियो में हम लोग ओड ऑन सॉलिट्यूड पोयम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिसके पोइट हैं एलेक्जेंडर पोप। तो सबसे पहले हम लोग एलेक्जेंडर पोप का इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम पोएम के एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। So, Alexander Pope, born in 1688 and died in 1744, was one of the greatest satirists of the early 18th century. कह रहा है कि एलेक्जेंडर पोप जिनका जन्म 1688 में हुआ था और उनका देहांत 1744 में हुआ था, वो एक बहुत ही महान व्यंग्यकार थे 18वीं शताब्दी के। ही वॉज ऑल्सो अ क्रिटिक, वो एक आलोचक भी थे, समीक्षक भी थे। बट ही इज़ रिमेंबर्ड चिफली एज अ सटायरिस्ट, लेकिन उनको खास करके एक व्यंग्यकार के रूप में ही जाना जाता है, एक प्रहसन लेखक के रूप में ही जाना जाता है। दिस वेन ऑफ हीज पोइट्री इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियाड एंड द एपिसल्स। और सटायर करने का जो तरीका है, जो शैली है व्यंग करने का, वेन का मतलब तरीका, शैली, तो जो एक तरीका है जिस तरीके से अलेक्जेंडर पोप व्यंग करते थे वो खास करके इन पोएम्स में देखने को मिलता है, जिसमें है द रेप ऑफ द लॉक, ये भी एक पोइट्री है, द डंसियाड और द एपिसल्स। ये बुक में मिसप्रिंट है, यहाँ पे डबल टी है जो कि सही नहीं है, यहाँ होना चाहिए द एपिसल्स, TLES। Two of his other famous works are Essay on Criticism and Essay on Man, और दो और इनके प्रसिद्ध पोयम हैं जिसमें एक है एसे ऑन क्रिटिसिज्म और दूसरा है एसे ऑन मैन। ये दो पोयम भी एलेक्जेंडर पोप लिखे हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पोयम है। ओड के बारे में कह रहे हैं अब इंट्रोडक्शन में कि ओड इज़ अ पोयम अड्रेस्ड टू अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। ओड एक तरीके का कविता है जो संबोधित करता है किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को। द ग्रीक वर्ड ओड मेंट अ कोरिक सॉन्ग जनरली अकम्पनीड बाई डांस, और ग्रीक भाषा में ओड का मतलब होता है एक कोरस वाला गाना जिस गाने के साथ साथ नृत्य भी हो। यानी ग्रीक भाषा में ओड का मतलब होता है एक कोरस वाला गाना। कोरस मतलब जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग खड़े होकर किसी चीज़ को गाएं, उसको कोरस कहते हैं। उसी कोरस वर्ड से ये कोरिक वर्ड निकल के आया है। तो ओड का मतलब होता है एक तरीके का कोरस जिसको बहुत सारे लोग साथ में गाएं और साथ ही साथ नृत्य भी करें, accompanied by dance. The term is presently used to refer to long, meditative lyric poems that in dignified manner address a noble subject. और इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि प्रेजेंटली, अभी के समय में, वर्तमान में, ओड वर्ड जो है वो यूज़ होता है टू रेफर, बताने के लिए, लॉन्ग, लंबा, मेडिटेटिव यानी चिंतनशील, विचारशील, लिरिक यानी गीत युक्त, कविता। आज के समय में ओड का मतलब है एक लंबा सा, बड़ा सा, विचारशील, गीत युक्त कविता दैट इन डिग्निफाइड मैनर एड्रेस अ नोबल सब्जेक्ट, जो एक बहुत ही सम्मानित तरीके से किसी एक महान विषय वस्तु के बारे में कुछ कहे या कुछ बताए, उस तरीके के कविता को ओड कहते हैं, जिसमें आपको गीत की तरह बोल मिले, जो एक किसी बहुत ही सम्मानित सब्जेक्ट को बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ व्यक्त करे, बताए, उसको ओड कहते हैं। इन द प्रेजेंट पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड द पोएट ड्रॉज अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ अ हैप्पी मैन। और इंट्रोडक्शन में बताया जा रहा है कि इस कविता में जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें जो कवि हैं वो बहुत ही सुंदर चित्रण करते हैं एक हैप्पी मैन का, एक खुश व्यक्ति का। बहुत ही अच्छा चित्रण, बहुत ही सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलेगा इस पोयम में जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, ओड ऑन सॉलिट्यूड। कुछ बातें हैं इंट्रो में ही एलेक्जेंडर पोप के, थोड़ा उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे पोइट्री के एक्सप्लेनेशन पे।
तो थोड़ा अलेक्जेंडर पोप को और अच्छे से समझते हैं। तो ये उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन है, थोड़ा इसको देखिए। फ्रॉम द एज ऑफ 12 ही सफर्ड न्यूमरस हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग पॉट डिजीज, अ फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस दैट अफेक्ट्स द स्पाइन विच डिफॉर्म्ड हिज बॉडी एंड स्टंटेड हिज ग्रोथ। कह रहा है कि 12 साल की उम्र से ही अलेक्जेंडर पोप जो हैं उनको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए, यानी बहुत सारी स्वास्थ्य की दिक्कतें उनको हो गई, जिसमें उनको एक पॉट डिजीज़ हो गया जो एक तरीके का टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है। और इस पॉट डिजीज़ के चलते उनका जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उस पर असर पड़ा। विच डिफॉर्म्ड हिज बॉडी, जिसके चलते इनका शरीर जो है डिफॉर्म हो गया, उसका शेप बदल गया। एंड स्टंटेड हिज ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ को, वो जो बढ़ रहे थे, जो बच्चा था जो बढ़ रहा था, उसका जो ग्रोथ है वो स्टंट कर गया, यानी उनका शरीर बढ़ना बंद हो गया, रुक गया, जो भी ग्रोथ हो रहा था वो रुक गया। लिविंग हिम विद अ सीवियर हंचबैक, और वो बच्चा, जो अलेक्जेंडर पोप की बात हो रही है, वो हंचबैक हो गया, यानी कुबड़ निकल गया उनके पीठ पे। हिज ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन कॉज्ड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, और इस ट्यूबरकुलोसिस से उनको और भी बहुत सारी स्वास्थ्य की दिक्कतें हुई, इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगा, हाई फीवर, हमेशा बहुत हाई फीवर रहता था उनके शरीर में। इनफ्लेम्ड आइज़, उनका जो आँख है वो सूजा रहता था। एंड एब्डोमिनल पेन, और उनके पेट में हमेशा दर्द होते रहता था। ही ग्रू टू अ हाइट ऑफ ओनली 4 फीट एंड 6 इंचेस, और वो सिर्फ 4 फीट और 6 इंच की ऊंचाई तक ही बढ़ पाए। इमेजिन कीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है 12 साल का, जिसको टीबी है, टीबी के चलते उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गया है, उसका जो बॉडी है डिफॉर्म हो गया है, पीठ पे कुबड़ आ गया है, बच्चे का ग्रोथ रुक गया है, एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग सेवरल रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज़, उसको सांस लेने में दिक्कत है, उसको हाई फीवर है, उसका आँख सूजा हुआ है, उसके पेट में दर्द है। इसको बस इमेजिन कीजिए। हम चाहते तो बिना ये बताए भी चल देते पोइट्री के एक्सप्लेनेशन पे, लेकिन अभी हम लोग जो पोयम पढ़ने वाले हैं उस पोयम में हम लोग इस चीज़ को रिलेट करेंगे, पोयम पढ़ के एक्सप्लेन करके। और क्या देखेंगे हम लोग अलेक्जेंडर पोप के बारे में कि 1711 में अलेक्जेंडर पोप कुछ फ्रेंड बनाते हैं, टोरी फ्रेंड। इंग्लैंड में 2 पार्टियां थीं, एक का नाम था टोरी और एक लोग थे विग। इतनी गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा समझ लीजिए बस। तो ये टोरी फ्रेंड बनाते हैं, टोरी पार्टी के कुछ लोग थे जिनको ये अपना दोस्त बनाते हैं, जिसमें एक थे जोनाथन स्विफ्ट, बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट हैं, टॉमस पैरनेल एंड जॉन आर्बुथनॉट, हु टुगेदर फॉर्म द सैटारिकल स्क्रीबलर्स क्लब। और ये सारे लोग मिलके एक क्लब बनाते हैं, सैटारिकल व्यंग्यात्मक क्लब, जिसमें ये लोग व्यंग करेंगे। और इस क्लब का एम क्या था, वॉज टू सैटराइज इग्नोरेंस एंड पेडेंट्री थ्रू द फिक्शनल स्कॉलर मार्टिनस स्क्रीबलर्स। ये तीनों लोग मिलके, चारों लोग, पोप, स्विफ्ट, पार्नेल और आर्बुथनॉट, एक क्लब बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम है स्क्रिबलर्स क्लब। और इस ग्रुप का काम क्या था, व्यंग करना। किस चीज़ पे, तो अज्ञान पे, इग्नोरेंस पे, और पेडेंट्री पे। पेडेंट्री का मतलब होता है पांडित्य का प्रदर्शन करना, हर बात में अपने ज्ञान को बताना, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी जाके ज्ञान बताते रहना कि हाँ मेरे पास बहुत ज्ञान है। उस तरीके की बात जहाँ भी होती है उसको पेडेंट्री कहते हैं। इनअप्रोप्रिएट डिस्प्ले ऑफ लर्निंग इज़ कॉल्ड पेडेंट्री। जहाँ ज़रूरत नहीं है फिर भी बता रहे हैं, अपना ज्ञान दिए जा रहे हैं, उसको पेडेंट्री कहते हैं। तो इस ग्रुप का काम था अज्ञान पे और पांडित्य पे व्यंग करना। और ये लोग व्यंग करते कैसे थे, तो ये लोग एक कैरेक्टर बनाए थे फिक्शनल। वो कोई व्यक्ति रियलिटी में नहीं था, फिक्शनल था, जिसका नाम रखे थे मार्टिनस स्क्रीबलर्स। और इसी के थ्रू ये लोग समाज के अज्ञानता पे, पांडित्य प्रदर्शन जो लोग करते हैं वैसे लोगों पे ये लोग व्यंग किया करते थे। अब हम लोग देखेंगे पोइट्री का एक्सप्लेनेशन। ओड ऑन सॉलिट्यूड। हैप्पी द मैन whose wish and care a few paternals acres bound, content to breathe his native air
इन हिज ओन ग्राउंड। देखेंगे एक्सप्लेनेशन, उसके पहले थोड़ा हम लोग एक चीज़ और समझते हैं जिसको कहा जाता है राइम स्कीम, जिसको कहा जाता है राइम स्कीम। यहाँ इस पोयम को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप गौर करेंगे कि ये वर्ड और ये वर्ड दोनों का जो साउंड है प्रोनाउंसिएशन का वो एक जैसा है, केयर, एयर। उसके बाद देखेंगे दूसरा वर्ड बाउंड और ग्राउंड, इन दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक तरीके से, बाउंड और ग्राउंड, ये है केयर और एयर। इसी तरीके से इसके नीचे वाले स्टेंजा को जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ जो वर्ड है ब्रेड और शेड, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। अटायर और फायर, इन दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। उसी तरीके से और नीचे आएंगे तो फाइंड और माइंड एक जैसा है। अवे, डे, ये दोनों एक जैसा है। पोइट्री में इसको राइम स्कीम कहते हैं। और इसको कैसे समझा जाता है, राइम स्कीम क्या होता है, तो हम लोग इस केयर वाले साउंड को ए लिख सकते हैं और इस बाउंड वाले साउंड को बी लिख सकते हैं। उसी तरीके से इस एयर को हम लोग ए लिख सकते हैं और ग्राउंड को बी लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये जो ब्रेड है इसको हम लोग सी लिख सकते हैं और ये जो अटायर है उसको डी लिख सकते हैं। उसी तरीके से शेड को सी लिख सकते हैं और फायर को डी लिख सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि ये जो पोयम है ओड ऑन सॉलिट्यूड, इसका राइम स्कीम क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसका राइम स्कीम है ए बी, सी डी, ई एफ, इसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा। तो इसको हम लोग राइम स्कीम कहते हैं। और राइम स्कीम हो गया, ठीक है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। अब हम लोग चलेंगे पोइट्री का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पटर्नल्स acres bound content to breathe his native air in his own ground. In the first stanza, the poet wants to say that कवि क्या कहना चाहते हैं कि वही आदमी खुश है जिसकी इच्छा है कुछ पैतृक एकर्स हो, यानी कुछ पैतृक ज़मीन हो, बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं, फ्यू पैटर्नल्स एकर्स बाउंड, बहुत कम एकड़ ज़मीन हो उसके पास, पैतृक ज़मीन। एंड वो इंसान कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ओन ग्राउंड, और वो एकदम संतुष्ट हो अपने नेटिव एयर में, जहाँ उसका जन्म हुआ है, जहाँ उसका घर है, वहाँ के हवा को ब्रीद करके, वहाँ उस जगह पे रह के उसको संतुष्टि हो अपने घर में। वही इंसान सबसे खुश है। वही इंसान सबसे खुश है जिसके पास अपना थोड़ा बहुत ज़मीन हो और वो अपने घर पे रह के, अपने घर के वातावरण में रह के, वहाँ की हवा को ब्रीद करके खुश रहे। और यहाँ एक चीज़ समझने की बात ये है कि ये जो पोयम है वो अलेक्जेंडर पोप 12 वर्ष की उम्र में लिखते हैं। तो ये ज़रा समझिए कि एक 12 साल का लड़का ये सारी चीज़ें कह रहा है। क्यों कह रहा है ये भी आप समझ सकते हैं। अभी हम लोग अलेक्जेंडर पोप के हेल्थ कंडीशंस को देख रहे थे ऊपर इंट्रो में, तो उससे ये पता चल रहा था कि उनका जो स्वास्थ्य था वो अच्छा नहीं रहता था, उनको बहुत सारी दिक्कतें थीं। और इसलिए वो जो लड़का है, जो पोएट है, वो खुश रहता है, उसको बहुत सारी दिक्कतें हैं, फिर भी वो बता रहा है कि इंसान को असली खुशी कहाँ मिलेगी, कौन सा इंसान है जो सच में खुश है। तो वही फर्स्ट स्टेंजा में पोप कह रहे हैं कि वही इंसान खुश है जिसके पास अपना पैतृक कुछ ज़मीन है और उसको संतुष्टि है अपने घर पे रह के, अपने घर के वातावरण में रह के, उस हवा को ब्रीद करके वो संतुष्ट है। उसको नहीं ज़रूरत है किसी बड़े शहर में जाने की, शहर के कोलाहल में जीने की। वही इंसान सबसे खुश इंसान है। नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं पोप, whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade in winter fire। कह रहे हैं कि whose herds with milk, herds का मतलब जो भी गाय भैंस जो भी उसके पास है, दूध देने वाले जो भी पशु हैं, वो उसको मिल्क देते हैं। वो अपने हर्ड से ही, वो जो
पशुओं को पाल के रखा है, गाय को, उसी से उसको दूध मिल जाता है। हुज फील्ड्स विद ब्रेड, और उसका जो खेत है, जो फील्ड है, वो उसको ब्रेड दे देता है। ब्रेड देने का मतलब ये है, खेत से तो हम लोग को डायरेक्ट ब्रेड नहीं मिलेगा ना। ब्रेड का मतलब है कि उसको उस फील्ड से, उस खेत से अनाज मिल रहा है, अपने ही खेत से। हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विद अटायर, और उसके जो अपने भेड़ हैं, उसके पास जो अपनी बकरियां हैं, जो भेड़ हैं, उससे, उसके ऊन से उसको खुद कपड़ा मिल जा रहा है। अपने ही हर्ड से दूध मिल जाए, अपने ही खेत से अनाज मिल जाए खाने को, अपना ही जो भेड़ बकरी पाले हुए है उससे पहनने को कपड़ा मिल जाए। हुज ट्रीज इन समर यील्ड हिम शेड, और उसके घर के इर्द गिर्द जो पेड़ लगे हुए हैं, जो वृक्ष लगे हुए हैं, वो गर्मी के दिन में उसको छाँव दें। इन विंटर फायर, और सर्दी के दिन में इन्हीं वृक्षों को काट कर, उसको जलाकर वो आग को सेके। यही असली खुशी है। Blessed who can unconcernedly find hours, days, and years slide soft away. In health of body, peace of mind, quiet by day. Blessed, वो आदमी blessed है, who can unconcernedly find hours, days, years slide soft away, जो एकदम बेफिक्र होकर जी रहा है, उसका घंटा, दिन और साल बिना किसी चिंता के कट रहे हैं, ढल रहे हैं। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, जिसका जो बॉडी है, जो शरीर है, वो हेल्दी है, स्वस्थ है। पीस ऑफ माइंड, जो उसकी मानसिक स्थिति है, उसमें उसको शांति है, सुकून है, सुख है। क्वाइट बाय डे, जो आराम से चुपचाप दिन में बैठा रहता है, उसका शरीर स्वस्थ है, उसकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है, उसको मानसिक तौर पे बहुत सुकून है, वो बहुत शांति के साथ दिन भर बैठा रहता है। ये उस इंसान के बारे में बात हो रही है जो इंसान बहुत खुश है, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में पोप क्या कहते हैं? साउंड स्लीप बाय नाइट, जो रात में बहुत अच्छे से नींद ले, बहुत गहरी नींद ले, साउंड स्लीप। स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स्ड, जो पढ़ता भी है, जो हार्ड वर्क भी करे, ईज भी करे, आराम भी करे, टुगेदर मिक्स्ड, दोनों मिला जुला हो, दोनों में बैलेंस हो। स्टडी मीन्स हार्ड वर्क करना, पढ़ना भी है उसके जीवन में, ईज भी है, आराम भी है, टुगेदर मिक्स, दोनों मिले जुले हैं, दोनों में बैलेंस है। स्वीट रिक्रिएशन, वो बहुत ही सुखमय मनोरंजन करे। एंड इनसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन। स्वीट रिक्रिएशन एंड इनसेंस, एक बहुत ही सुखमय मनोरंजन और भोलापन, विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, और जो उसका रिक्रिएशन है, जो उसका मनोरंजन है और जो उसका भोलापन है, वो और प्लीज हो जाता है, खुश हो जाता है, बढ़ जाता है विद मेडिटेशन, ध्यान करने के साथ। वो इंसान अच्छे से नींद ले, अच्छे से पढ़े, मेहनत करे, आराम करे, मनोरंजन करे, उसके पास भोलापन हो, और उसका भोलापन और मनोरंजन और बढ़ जाए मेडिटेशन करने के साथ साथ, ध्यान करने के साथ साथ। फिर लास्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहते हैं? दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, पोप कह रहे हैं कि मुझे अनसीन होकर जीने दो, मुझे ऐसे जीने दो जहाँ मुझे कोई न देखे, अननोन, जहाँ मुझे कोई न पहचाने। दस अनलैमेंटेड लेट मी डाई, और मुझे इस तरीके से मरने दो जहाँ मेरे पीछे कोई विलाप करने वाला नहीं हो, कोई रोने वाला नहीं हो, कोई लैमेंट करने वाला नहीं हो। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, मुझे दुनिया से छुपा दो, मुझे दुनिया से चुरा दो। एंड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई, और जहाँ मैं मरूँ वहाँ पे कोई स्टोन मत लगाना जहाँ पे मेरे बारे में कुछ लिखा हो, स्मृति शेष, मेरे बारे में, मेरे नाम के बारे में कुछ लिखा हो, वैसा कोई स्टोन मत लगाना, कोई हेड स्टोन मत लगाना, कोई एपिटाफ मत लगाना। जो लोग मरते हैं उनके ग्रेव पे ग्रेव स्टोन लगाया जाता है, उसको एपिटाफ भी कहते हैं, जिस पे लिखा रहता है इनका जन्म इस सन में हुआ, इनकी मृत्यु इस सन में हुई,
ये काम करते थे। तो कहना है अलेक्जेंडर पोप का कि मुझे ऐसा कोई स्टोन नहीं चाहिए, कोई एपिटाफ नहीं चाहिए, कोई हेडस्टोन नहीं चाहिए जो बताए टेल वेयर आई लाई, कि मैं यहाँ पे हूँ, इस स्टोन के नीचे हूँ। ये एक 12 साल का लड़का है जो इतनी गहराई से इन बातों को कह रहा है। उसके मर्म को समझिए कि कोई ऐसा कब कब कहेगा, क्यों कहेगा। तो अभी हम लोग ऊपर देख के आए हैं कि अलेक्जेंडर पोप का जो हेल्थ कंडीशन था वो उतना अच्छा नहीं था। उनको बहुत सारी दिक्कतें थीं, टीबी, स्पाइन में प्रॉब्लम, कुबड़ निकल गया था, सांस लेने में दिक्कत, हाई फीवर, सूजा हुआ आँख, पेट में दर्द। तो ये जो बच्चा है वो दुनिया से दूर जाके एकदम सुकून में रहना चाहता है और कह रहा है कि वही इंसान सबसे ज़्यादा खुश है जो इस तरीके से अपने जीवन को जी रहा है। कहीं इस पोयम में बताया गया है। अब चल के हम लोग थोड़ा इस पोयम के थीम को समझ लेते हैं कि इस पोयम का थीम क्या है। तो जो सबसे पहला थीम है इज़ द कंप्लीट सॉलिट्यूड इज़ द की टू हैप्पीनेस। देखिए, सॉलिट्यूड एक वर्ड होता है और एक वर्ड होता है लोनलीनेस। तो लोनलीनेस जो है इसमें भी एक इंसान अकेला रहता है और सॉलिट्यूड में भी एक इंसान अकेला रहता है। लेकिन लोनलीनेस में आप अकेले हैं, अपने मन से अकेले नहीं हैं। आपको चाहत है कि आपके पास कुछ लोग हों। लेकिन सॉलिट्यूड में क्या है, ये जो एकांतपना है, यहाँ आपको किसी भी व्यक्ति की इच्छा नहीं है, आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन लोनलीनेस में आपका मन है कि आप अकेले पड़ गए हैं, आपके साथ कुछ लोग आएँ। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप सॉलिट्यूड की बात कर रहे हैं, वैसा एकांत जो कोई भी इंसान उसको इंजॉय करे, उस तरीके की एकांत की बात हो रही है इस पोइट्री में, जिस अकेलेपन को आप इंजॉय करें। तो थीम क्या है? द कंप्लीट सॉलिट्यूड इज़ द की टू हैप्पीनेस। एकदम पूरे तरीके से एकांत होना ही खुशी की चाबी है। आप तभी पूर्ण रूपेण खुश हो सकते हैं जब आप अपने से खुश हों, खुद से खुश हों, अपने में संतुष्टि हो, तभी जाके आप खुश हो सकते हैं। यही इस पोएम का मेन थीम है। एंड दैट लाइफ लिव्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड कंटेनमेंट। और जो लाइफ हम लोग आइसोलेशन में जीते हैं, एकांत में जीते हैं, सोसाइटी से हट के जीते हैं, वहीं सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है संतुष्टि को पाने का। समाज में हम लोग रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आँख के सामने से गुजरेंगी। किसी के पास BMW है, किसी के पास जगुआर है, किसी का घर 3 BHK है, किसी के पास रैडो की घड़ी है, किसी के पास एडिडास का, स्केचर्स का जूता है। तो इन सारी चीज़ों से दूर एकदम एकांत में जाके सुकून के साथ, शांति के साथ जब आप रहेंगे और अपने में, खुद में जब आपको संतुष्टि का एहसास होगा, तभी आप जाके पूर्ण रूपेण खुश हो सकते हैं। द पोएम ऑल्सो इंक्लूड्स, इस पोएम में और क्या है, तो दिस पोएम इज़ अप्रिशिएटिंग नेचर, कि प्रकृति को अप्रिशिएट कर रहा है, प्रकृति की अच्छाई को बता रहा है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स द रोमांटिक पीरियड्स आइडियलाइजेशन ऑफ नेचर एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल डेप्थ। इस पोएम में हम लोग को जो रोमांटिक एरा में, पिछले वीडियो में देखेंगे तो हम लोग इसको डिस्कस किए हैं, जो रोमांटिक एरा में प्रकृति का वर्णन होता था, जो प्रकृति के इम्पोर्टेंस की बात होती थी, उसी तरीके से इस पोएम में भी अलेक्जेंडर पोप ने प्रकृति का वर्णन किया है और प्रकृति के इम्पोर्टेंस को बताया है, इमोशनल डेप्थ को बताया है। जो भी इमोशनल डेप्थ है, जो भी आपकी इमोशन की गहराई है, उसको बताया है। लिविंग अ सिंपल लाइफ, द पोएम सेलिब्रेट्स द प्लेजर ऑफ लिविंग अ क्वाइट, पीसफुल एंड सेल्फ कंटेन्ड लाइफ अवे फ्रॉम chaos ऑफ सोसाइटी। और ये जो पोएम है वो सिंपल लिविंग, साधारण जीवन जीने का जो तरीका है उसको सेलिब्रेट कर रहा है, उसका उत्सव मना रहा है। और प्लेजर्स ऑफ लिविंग अ क्वाइट, पीसफुल, बहुत ही शांत जीवन जीने का, सेल्फ कंटेंट, जो खुद से संतुष्ट हो, जो सेल्फ कंटेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, उस तरीके की जो जीवन जीने की प्रथा है उसका उत्सव मना रहा है यह पोयम।
अवे फ्रॉम द क्योस ऑफ सोसाइटी। जो भी उथल पुथल मचा हुआ है समाज में, उससे हट के अपने में सेल्फ कंटेंट, सेल्फ सफिशिएंट होकर जीने का जो तरीका है, उसका उत्सव मनाता है ये पोएम। फाइंडिंग फुलफिलमेंट इन सॉलिट्यूड, दिस पोएम एक्सटॉल्स द वर्च्यूज ऑफ लाइफ लिव्ड विदाउट द नीड फॉर पब्लिक अक्लेम और वेल्थ। और ये जो पोएम है वो बता रहा है, किस चीज़ को बता रहा है, इम्पोर्टेंस को बता रहा है कि विदाउट द नीड फॉर पब्लिक अक्लेम, उस सोच की प्रवृत्ति को बता रहा है, उस प्रवृत्ति को बता रहा है जिसमें कोई भी इंसान चाहता है कि उसको दुनिया का कोई इंसान न जाने, उसको न जाना जाए, वो अननोन रहे और उसके पास कोई वेल्थ भी ना हो, उसको कहीं धन चाहिए ही नहीं, उसके भीतर धन को पाने की लालसा ही नहीं है। इस तरीके की मानसिकता को ये पोएम सेलिब्रेट कर रहा है। तो यही थीम है इस पोएम का, ओड ऑन सॉलिट्यूड। इस तरीके से हम लोग इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को देख लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।